चलिए, तो देखिए आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकाला। महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियां हैं। अपवर्तक विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। सबसे आसान विधि होती है भाग विधि। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीख लिए हैं। अब आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 8, 10 और 16। इन्हीं संख्याओं का हमें मौसा ज्ञात करना है। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक। तो हमारे पास प्रश्न है कि संख्या 8, 10 और 16 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी, देखिए गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड करने का मतलब जब भी हम गुणनखंड करते हैं संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो भी संख्याएं दी रहेंगी उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जब हमें मौसा निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहला काम हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सभी संख्याओं का, एक एक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो एक एक संख्याओं का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो सबसे पहले किसका निकाले अभाज्य गुणनखंड? 8 का। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम भाग देते हैं। अब भाग जब भी देते हैं अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। तो सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। कितनी बार गया? 4 बार। फिर स्टार्ट किसने से करेंगे? 2 से। कितनी बार गया? 2 बार। कब रुकते हैं? जब 1 आ जाता है। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, 1 आ गया। अब रुक जाएंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। इन सबको गुणा कर देते हैं, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम? 10 का। तो 10 का निकाला जाए? चलिए, तो देखिए अब हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर वही काम, पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। 2 बचे 10। अब कितने से भाग देंगे? 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देंगे, फिर 5 से जाएगा। तो 5 से चला जाएगा। 4 से भाग देंगे कि नहीं? 4 से भाग देके चेक करेंगे नहीं, क्योंकि भाग जब भी हम देंगे भाग कितनी संख्याओं से देंगे? अभाज्य संख्या। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन सब से भाग देंगे। ठीक है, तो 1 आ गया। अब 1 आ गया तो हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 5। ठीक है, अब किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे? 16 का। चलिए, अब देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालें हम। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 16 में 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4। रुक जाएंगे नहीं, अभी जब 1 आएगा तब ना रुकेंगे। 2 से भाग देंगे, आ गया 1। अब क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो 2 देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 का गुणा, 2। तो ये देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो पहला काम हमने कर लिया। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में सबसे पहला काम होता है
अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा काम क्या करते हैं, कामन निकालते हैं। कामन मतलब समान, ठीक है। या इसको कहते हैं सार्वगुणनखंड या समान गुणनखंड। ये तीनों चीजें एक है, कामन या सार्व, समान या सार्व। जो गुणनखंडों में जो समान है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। गुणनखंडों में जो समान है उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो मौसा जो हमारा होगा, अब देखिए पहला काम हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला। उसके बाद जो जो गुणनखंड समान है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। वही हमारा हो जाता है मौसा। समान क्या क्या है देखिए, दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे, तो सबसे छोटा पहले 2 है, 2 देख लिए सब में है। फिर ये सब तो है नहीं, तो ये सब नहीं लिखेंगे। फिर 5 भी नहीं है, और कोई चीज कॉमन है नहीं। ये 2 ही ऐसा है जो तीनों में है। जो भी लेंगे, जो भी हम कॉमन लेंगे वो तीनों में होना चाहिए। 3 संख्याएं हैं तो तीनों में होना चाहिए, 2 संख्याएं रहेंगी तो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो मौसा क्या हो गया हमारा, 2। इन तीनों में से जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा मौसा क्या हो गया, 2। अगर मान लीजिए, अगर हमने यहाँ पर मौसा निकाला होता, अगर हमारा सार्वगुणनखंड ही मौसा होता है, ठीक। सार्वगुणनखंड 2 × 3 आता, तब हमारा मौसा क्या हो जाता, 2 में 3 का गुणा कर देते, हमारा मौसा क्या हो जाता, 6। आगे हम लोग सवाल करेंगे तो देखेंगे। तो बस ये याद रखिए कि गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। उसके बाद जो कॉमन रहता है वो कॉमन लिख लेते हैं, फिर सबको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अकेला है तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसके साथ 2-3 होते तो सबको क्या कर देते, गुणा कर देते। तो ये जो गुणा करने पर यह जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, मौसा। क्या होगा, मौसा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा, ये तो समझ गए कि मौसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। उसके बाद जो कॉमन रहता है उसको लिख लेते हैं, फिर सबको गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, मौसा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 10 की जगह 30 कर देते हैं, ठीक है। 30 कर देते, ठीक, और ये 16 ही होगा, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, तो 30 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसका, 30 का, और सबका तो हमने निकाल लिया है। हमको निकालने की जरूरत किसकी है, 30 की। तो 30 का निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 15, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे आएगा 5, अब 5 से भाग देंगे तो अभी भी तो 2 ही आ रहा है ना। तो 30 की जगह हम लोग 20 कर दें क्या, चलिए 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 कर देते हैं, हम सोच रहे हैं ना कि 2 को गुणा करके आ जाए, 20 कर देते हैं। चलिए 20 कर दिए तो 2 दहा में 20, अब 5 आ गया तो यहाँ पर फिर 2 से भाग देंगे, 2 बचे 10, और यहाँ पर फिर 5 से भाग देंगे 1, यानी 20 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 5, ठीक है। तो अब इसका गुणनखंड हमको निकालना है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिया। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है 8, 20 और 16 का
महत्तम समापवर्तक निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हमने सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 8 और 16 का तो हमारे पास पहले से ही था। 20 का हमने निकाल लिया 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, कामन जो है उसको निकालेंगे। देखिए कामन कहते हैं मौसा जो होगा, जो कामन है वही हमारा मौसा होगा, यही हमारा क्या होगा कामन जो निकालते हैं वो कामन निकालते हैं गुणा के रूप में है तो गुणा करके मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये बताया है। देखिए कामन इसमें 1 तो 2 है सब में, 1 और 2 है सब में, ये भी 2 और इसके बाद कुछ नहीं है कामन। तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। इन तीनों में से 1 2 लिख दिए और इन तीनों में से 1 2 लिख दिए। टोटल कितना हो गया 2 गुणे 2। तो अब इसको गुणा करके करेंगे तब हमको मौसा प्राप्त होगा। यही हमने लिखा है ना कि गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही हमारा मौसा होगा। तो 2 गुणे 2 करेंगे क्या होगा 4। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो हमें 3 स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या करेंगे, अभाज्य निकालेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कामन निकालेंगे। कामन निकालने पर अकेला है तो वही बन जाएगा। हाँ। अगर ज्यादा है तब क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे। सबको क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा करने को जो प्राप्त होगा वही हमारा मौसा होगा, ठीक है। हाँ। कुछ और संख्याओं को किया जाए। हाँ। चलिए चलिए तो देखिए हमने ये सीखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यही करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दूसरे काम क्या करते हैं, कामन निकालते हैं। कामन माने जो सार्व गुणनखंड होता है वो निकालते हैं बाहर। उसके बाद सबका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यही हमारा जो है जो प्राप्त होता है, गुणा करने पर जो प्राप्त होता है यही हमारा क्या हो जाता है मौसा, ठीक है। तो जब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना है तो सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कामन निकालेंगे। कामन का मतलब जो समान है, इसको हम समान भी कह सकते हैं। जो समान है, ऐसा गुणनखंड जो समान है, या उसको सार्व गुणनखंड भी कहते हैं। जो समान रहता है उन सबको बाहर निकाल लेते हैं, उन सबको एक जगह अलग लिख देते हैं, सबको गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है मौसा। अभी हम लोग पीछे देखे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्याएं नहीं है, 2 संख्याएं हैं। कितना है 2 संख्याएं। 2 संख्याएं हो सकती हैं, 3 संख्याएं हो सकती हैं, हो सकता है 4 संख्याएं हो, उनका मौसा निकालना हो, महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो सबके लिए वही काम करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितने का निकालेंगे 225 का। चलिए हम लोग 225 का निकाल लेते हैं। 225 हमने लिख लिया। अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो विधि है, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं से भाग देते हैं। भाग देने के लिए किसका सहारा लेते हैं, अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं हमारी होती है 2 3 5 7 11, इस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले 2 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से सम संख्याएं में जाता है, ये विषम है। 3 से देखते हैं, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से चला जाएगा। 3 सते 21, 3 पचे 15, ठीक है। अब फिर देखें
फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब फिर 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग दिए, एक आ गया, एक आ गया तो हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। यानी 225 का अभाज्य गुणनखंड जो इसमें रहता है वो सबको गुणा कर देते हैं। तो किसको गुणा करेंगे? इतनी संख्याओं को, ठीक है। 3 3 5 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? 450 का। चलिए 450 का निकाला जाए। 450 का निकालिए बच्चा। अब देखिए इसमें तो 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, तो 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 225 आ गया। इसका मतलब वही आ गया। फिर कितने से भाग देंगे? 3 से। पुराना चीज आ गया ना। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर कितने से? 5 से, 5 पचे 25, फिर कितने से? 5 से, 5 इकाई 5। जब 1 आता है तो क्या करते हैं? अब 450 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इतना का गुणा करेंगे जितने जितने से भाग दिए हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो एक तो नया हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ये तो हो गया अपना 450 का अभाज्य गुणनखंड। अब बताइए, अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे? सब में से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। पहला काम तो हमने कर लिया, अब कॉमन निकालेंगे। तो ये जो मौसम है, यही हमारा जो कॉमन है वही है। अगर अकेले रहेगा तो वही बन जाएगा, कई लोगों के साथ होगा तो सबको क्या करेंगे? गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, 2 सब में है, इसमें दोनों में 2 है नहीं। 3 है, देखिए ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, ठीक है। और ये भी 3 है, इसमें है, 2 ठो मिल गया। 5 भी है और ये भी 5 है, 4 चीज मिल गया ना। 3 भी है, 2 3, एक 3 इसमें हो गया, एक 3 इसमें, फिर अगला 3 भी दोनों में है, 5 भी है, यानी 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। तो यहाँ पर हम लिख लें 2 बार 3 लिख दें और 2 बार 5 लिख दें। इन दोनों में से दोनों को नहीं लिखते हैं, केवल एक से लिखते हैं। जो कॉमन रहता है उसमें से केवल एक को लिखते हैं। जैसे देखिए 3 इसमें दोनों में है, लेकिन लिखेंगे क्या? केवल एक। 3 इसमें दोनों में है, लिखेंगे क्या? केवल एक। 5 इसमें दोनों में है, लिखेंगे एक बार 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ अकेले तो कोई नहीं है, कई लोग एक साथ है, तो कई लोग जब एक साथ है तो सबको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करिए, 3 त्रिक के 9 और 5 पचे 25, 25 में 9 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 25 नवा 25 नवा 225, 25 अट्ठा 200 होता है, 25 नवा 225, 9 पचे 45 की 5, 9 दूनी 18 4 22। तो हमारा मौसम कितना आ गया? 225, ठीक है। तो हम देखें गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसमें जो जो कॉमन रहता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर सबको गुणा कर देते हैं। कॉमन जब निकालेंगे तो अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों में से केवल एक ठो लिखते हैं। 3 संख्याएं हैं तो तीनों में से केवल एक लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ये 3 दोनों में है तो एक ठो लिखे, इसमें से एक ठो लिखे, इसमें से एक ठो 5 लिखे,
इसमें से एक ठो 5 लिखिए, ठीक है। फिर सबको गुणा कर दिए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कर दिए, क्या आ गया 225। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो निकाल लेंगे? चलिए मुझे बताइए पहला काम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वेरी गुड। फिर अभाज्य गुणनखंड जब निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। कॉमन लेने का तरीका क्या है? अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों में तीनों कॉमन है। जैसे मान लीजिए कॉमन निकालने गए हम, अब ध्यान से देखिएगा, कॉमन निकालने गए, 2 इसमें भी है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन लिए हम, तो इसमें से 3 बार 2 लिखेंगे कि 1 बार 2 लिखेंगे? कितनी बार 2 लिखेंगे? 1 बार, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे तो उसमें 1 बार ही लिखते हैं। वेरी गुड। अगर कोई अकेली संख्या मिली तो ठीक ठीक, अगर एक से ज्यादा संख्याएं हैं तब क्या करते हैं? सबका गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? एक आध सवाल और किया जाए? चलिए तो आप लोग तैयार हैं? अब हम नहीं करेंगे, आप लोगों को ही करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 3। एक संख्या है 48, एक संख्या है 64 और तीसरी संख्या है 72, ठीक है। इन सबका हमको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे मुझे बता दीजिए? अभाज्य गुणनखंड। गु लिख के सुनना दे दिए, समझ गए? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो एक एक का निकाले। पहले हम लोग 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। किसका? 48 का। चलिए 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, फिर कितने से जाएगा? 3 से। रुकेंगे कब? 1 आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए, 48 का गुणनखंड तो हम लोग कर लिए, तो 48 बराबर क्या लिखेंगे? 2। कितनी बार 2 का गुणा करेंगे? 1 2 3 4। वेरी गुड। 1 2 3 4 और फिर क्या लिखेंगे? गुणे 3। बहुत अच्छे। तो हमने देखिए इधर जो है 1 2 3 4 बार 2 का गुणा कर दिए और 1 बार 3 का। इन सब संख्याओं का क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? 64 का। चलिए 64 का भी निकाल लिया जाए। तो 64 का निकालें। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूने सब दू है का हो ना। कितनी बार 2 का गुणा करेंगे? 1 2 3 4 5 6 बार। 64 लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? 72 का। चलिए 72 का भी निकाल लें। 72 का निकालें। कितने से भाग देंगे? 2 से। 2 तिया 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे, 2 एकाई 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नवा 18, फिर 3 से, 3 त्रिक के 9, फिर 3 से, 3 त्रिक के 9, 3 एकाई 3। अब रुक जाएंगे। तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। 1 2 3। 3 का गुणा कितनी बार करेंगे?
2 बार, 1 2, इन सबको गुणा करके लिख देंगे। इन सबको क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। तो यानी 72 बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 बार 2 1 2 3, और कितनी बार 3 है, 2 बार, 2 बार, 3 गुणे 3। अब पहला काम तो हम लोग कर लिए ना, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब दूसरा काम क्या करेंगे, कामन निकालेंगे। कामन मतलब जो समान है, यानी सार्वगुणनखंड जो सब में है। तो क्या क्या है, ऐसी कौन सा संख्याएं हैं जो सब में हैं, बताइए। पहले तो 1 2 ये तीनों में है, देखिए 3 संख्याएं हैं तो तीनों में देखेंगे, फिर 2 है, और फिर 2 है, और फिर 2 है। नहीं है ना, अब नहीं है, इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो 1 बार 2 हुआ, 2 बार 2 हुआ, और 3 बार 2 हुआ। इन सबको क्या किए, गुणा करके लिख लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें से है तो 3 ठो, लेकिन लिखेंगे कितना, 1 है तो 3, यहां पर क्या लिखेंगे 2, यहां पर क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो अब मौसा कैसे निकलेगा, मौसा क्या होगा बताइए, मौसा कितना होगा, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, यानी कितना हो गया, कितना हो गया 8, ठीक है। चलिए, तो 48 64 और 72 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 8। तो अब हमें लगता है कि आप लोग गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे ना। बस याद क्या करना है, पहला काम हमें क्या करना है, जो भी रहेगा सबका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, जो उसमें कॉमन रहेगा यानी जो सार्वगुणनखंड रहता है उसको लिख लेते हैं। फिर अगर एक से ज्यादा है तो क्या करते हैं, उसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। यही 3 चीज याद करना है, कर लेंगे। हमारा 2 संख्याएं 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, हो सकता है 4 भी हो तब, ठीक है, कर लेंगे ना। सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लग रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकालने में। अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लिए तो कॉमन निकालना तो बहुत आसान है, जो जो समान है। अभाज्य गुणनखंड निकालने को हम लोग अच्छी तरीके से सीखे हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 5 से देंगे, 7 से, अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे, ठीक है। अभाज्य संख्याओं से भाग देना चालू करते हैं, हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आप लोग को महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो निकाल लेंगे। चलिए होमवर्क दे दें, चलिए हम होमवर्क दे रहे हैं 10 15 और 25, और दूसरा 12 28 और 60, ठीक है। ये 2 सवाल हैं, इन सबका अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलिए।